भुट्टो का कत्ल कैसे हुआ, बिखरता समाज, आलमी बैंकारों की दहशत गर्दी, पंजाब का मसला और बहुत ही मारूफ किताब मैं हूँ जहाँ घर शामिल है। इसके अलावा अंग्रेजी में उनकी गैरिसन डेमोक्रेसी द 32 डायनामिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज मारूफ है। वो पाकिस्तान के दो कौमी जरीदों में अवाइल जवानी से एडिटोरियल सफात पर छाया होने वाले नौजवान कालम निगारों में मुनफरिद मकाम रखते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन पर इनका प्रोग्राम तनाजुर पाकिस्तान के तारीखी इंटरव्यूज पर मबनी प्रोग्राम के तौर पर जाना जाता है। बहसियत तज्जिया निगार पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा आलमी नशरियाती इदारों में भी तज्जिया निगार के तौर पर नशर होते हैं। वो पाकिस्तान, तुर्की और दुनिया भर में तुर्की की तारीख, तहजीब और सियासत पर गिरफ्त रखने वाले दानिश्वर के तौर पर पहचाने जाते हैं। आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर चुके हैं और बरतानिया के अहम इदारे की फेलोशिप रखते हैं। मशरिक़ वस्ता और आलमी सियासत पर इनकी राय मोतबर राय के तौर पर जानी जाती है। बहसियत सयाह वो 100 से ज़ायद ममालिक का सफ़र कर चुके हैं और इशाती इदारा भी चलाते हैं। यानी कोई अदब की ऐसी और ज़िंदगी की ऐसा शोबा नहीं है जिससे फनों से कोई तीसरा वाबस्ता ना हो। माशाअल्लाह ये भरपूर प्रोफाइल है। आपकी तालियों में मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वक्त देने का और इस मुकादमे के लिए दस्तयाबी का। चेयरपर्सन मादाम डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐसे ऐसे नाबुले मेहमान हमारे लिए उनका करती हैं। एक ऐसा मौका फराहम कि हम उनसे बात कर सकें। प्रोग्राम की तरतीब यही है कि पहले साहिब शाम जो जिस तरह मुनासिब समझेंगे गुफ्तगू फरमाएंगे अपनी काम से मुताल्लिक और अपनी ज़ात के तकनीकी सफ़र के ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक, और उसके बाद फिर उनके जो करीबी अहबाब हैं वो इनके मुताल्लिक गुफ्तगू फरमाएंगे और फिर हाज़रीन सवालात कर सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ साहिब शाम जनाब फरूख सैयद वेंदी साहब से कि वो इब्तिदाई कलिमात के तौर पे गुफ्तगू से नवाजें। डॉक्टर साहिबा और सारे मेरे दोस्तों, ख़वातीनो हज़रात, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि डॉक्टर नजीबा साहिबा की सरबराही में एक ऐसा अदारा चल रहा है जो पाकिस्तान में राइटर्स और राइटिंग की प्रमोशन के लिए अहम किरदार अदा करता है। और मैंने हमेशा ख़वातीन की क़यादत में ही सफ़र किया है, सियासत में भी। मैं पहले पीपल्स पार्टी में था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद की, फिर उनकी चेयरपर्सन बनी बेगम यूसुफ भुट्टो साहबा, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा। जब पीपल्स पार्टी से अलग हुआ तो फिर एक ऐसे पीपल्स पार्टी के धड़े में गया, वहाँ भी खातून ही थी बिनवा, और उसके बाद फिर मैंने कोई क़यादत ही नहीं कबूल की। और जो भी मैं काम करता हूँ, मैं चूँकि जेंडर बैलेंस में बड़ा यकीन रखता हूँ और अमली तौर पे। और मैं आपको वैसे भी तारुफ अपना कराने के बाद पहले करा दूँ, तुर्की में एक ऐसी जमात है जो 3rd लार्जेस्ट पार्टी है और वो सोशलिस्ट पार्टी है। उसके सारे ओहदे 2 होते हैं, एक औरत का एक मर्द का। तो ऐसी चीज़ें जो कि नहीं पहुँचती, तो मैं इन चीज़ों से बड़ा मुतासिर हूँ। और मेरे लिए ऑनर है कि आज एक खातून एकेडमी ऑफ लेटर्स की सरबराही में ये तकरीब हो रही है। और मेरे लिए ये भी ऑनर है कि मेरी जो पहली किताब छपी उसका दिबाचा भी एक खातून ने लिखा। वो उस वक्त आंसा थी, उनको मोहतरमा नहीं था कहा जाता, उनको आंसा बेनज़ीर भुट्टो कहा जाता था। मेरा लफ्ज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत और शहादत। और वो जब मैंने लिखी थी तो मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे घर वाले कहते थे तुमने सजाए मौत घर में लिखी है मुस्लिम लिख के। तो छपी तब जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। और उनको आंसा बनाने वाले एक शख्सियत यहाँ बैठे हैं, इत्तेफाक से मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। पीटीवी की देन है उनकी दोस्ती कि जब बेनज़ीर साहिबा 88 में प्राइम मिनिस्टर बनी तो पीटीवी ने ये फैसला करना था कि उनको क्या कहें। तो उनको फिर मोहतरमा पीटीवी ने जो बनाया, तो वो शकूर ताहर साहब तशरीफ रखते हैं, बड़े पस मंजर के आदमी हैं। तो ये आज मैं वो खुद नहीं बताते ये बातें, तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ। मैं एक बुनियादी तौर पर एक सियासी आदमी हूँ और मेरा ख्वाब सियासत करना था, और सियासत में ख्वाब वज़ीर बनना कभी भी नहीं था रहा, या कोई ओहदा लेना। और मेरे कॉन्फिडेंस में मुझे उस दिन एक दोस्त कहता है, एक नावल लगा खालिद फतेह मोहम्मद, आप में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मैंने कहा हमारे में कॉन्फिडेंस, मेरे में। ये हफ्ता पहले की बात है कि देखिए मैं उन 5-10 हज़ार लोगों में से हूँ
काडर में होंगे 80,000 लोग जेलों में गए, जिन्होंने एक नहती लड़की को लीडर बनाने के लिए जदोजहद की, और वो 8-10 हज़ार से ज्यादा नहीं थे, वो काडर भुट्टो शहीद ने बनाया था। तो मेरे में ये कॉन्फिडेंस ये आया, क्योंकि जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो कहा जाता था तो कभी कुड़ियां भी लीडर बनिया ने, ये जुमला आम था, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल कहते थे। तो चूंकि मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने जवानी में बड़े लोगों से दोस्ती का मुझे शर्त हासिल हो गया, उसका सेल्फी नहीं थी होती, तो जो बड़े लोग करीब होते थे वो दोस्त बनते थे, जैसे मराज खालिद हैं, अहमद बशीर हैं, ये बड़े बड़े लोग। तो मैंने कहा मेरे में ये कॉन्फिडेंस आया कि जब 86 में वापस आई तो मैंने कहा अगो तेरे पागल छिए इतना बड़ा जुलूस देख के। तो मैं उन 8-10 हज़ार में शायद वन ऑफ द लीडिंग पर्सन था। तो ये कॉन्फिडेंस आया कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक खातून का, एक लड़की का, खातून भी नहीं, एक बिल्कुल बच्ची जिसको कहते हैं आजकल 31 साल की बच्चियां और बच्चे कहते हैं इस यूनिवर्सिटी की बच्चे, मैं हैरान हो जाता हूँ। मगर 31 साल में इस मुल्क में एक लड़की वजीर आजम बन जाती है। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे उस जदोजहद से आया, खालिद फतेह साहब को परसों कह रहा था, और ये जो सोसाइटी ने क्रेडिट दिया। मेरे एक दोस्त हैं एडवर्ड मॉर्टिमर, फाइनेंशियल टाइम के एडिटोरियल पेज के एडिटर हैं, कूफी नाम के चीफ एडवाइजर हैं 2 दफा, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। तो उन समेत मेरे से ये सवाल होता था, हाउ कम ए फीमेल कैन बी लीडर ऑफ अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। मैं क्या, क्रेडिट गोज टू द सोसाइटी। मोहतरमा को तो जाता होगा, वो किसी फेमिनिज्म की, किसी HRCP की, किसी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की पैदावार नहीं है, वो उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का क्रेडिट है कि उस सोसाइटी ने डिक्टेटोरियल रजीम में एक लड़की को लीडर मान लिया। बस तो मेरी किताब पहली सी थी मेरा लहू, उसका दिबाचा उन्होंने लिखा। तो जो खातून के साथ मेरा सफर है, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूँ और मैं ये बताता जो मैं कमालिस्ट हूँ। अक्सर मैं दोस्तों को कहता हूँ कि अतातुर्क को लोगों ने नहीं पढ़ा, इवन हमारे प्रोग्रेसिव लोगों ने भी नहीं पढ़ा। तो जो टर्की है, ये टर्की को पढ़ते पढ़ते मैंने टर्की को पढ़ना शुरू किया 80s 1-2 में, जब मैं कॉलेज पढ़ता था। तो मैं टर्की फिर बाई रोड चला गया। मैंने कहा मैं सियासी आदमी था, तो मैं कंपैरेटिव स्टडीज पे बड़ा यकीन रखता हूँ। कल परसों मैं अपने दोस्त, बहुत इसी मुतालिया दोस्त हैं मेरे, सलीम बेग साहब, तो मैंने कहा जब आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते किसी चीज की तो आप किसी एंड पर नहीं पहुंच सकते, तो वन साइडेड होता है। तो मैं मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, सोशलिस्ट, और मेरा कोई फिरका नहीं है मार्क्सिस्ट, मैं सॉफ्ट लेफ्ट भी हूँ, मुझे रेडिकल लेफ्ट वाले सॉफ्ट लेफ्ट कहते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं एग्जिस्टेंस पे यकीन रखता हूँ। तो मैं प्रोग्रेसिव थॉट रखता हूँ, तो मैं कोई ऐसी फिरके में नहीं हूँ कि मैं ट्रॉट्स्काइस्ट हूँ, मैं स्टालिनिस्ट हूँ या मैं माओइस्ट हूँ। तो मैंने जब टर्की को देखा तो मैंने इस नतीजे पे पहुंचा कि टर्की इज ए ओनली सक्सेसफुल स्टेट इन मॉडर्न मुस्लिम हिस्ट्री। लेकिन 9/11 के बाद जब 9/11 हुआ तो मैं अपनी जाती जिंदगी नहीं बताऊंगा, अब्बा जी बड़े अजीम थे और मेरा खानदान में मैं कलम लेके पैदा हुआ, तो मेरा तो सफर समाज से शुरू हुआ। तो मैंने 9/11 के बाद अतातुर्क को पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे पता चला कि अतातुर्क 20वीं सदी का सबसे कामयाब लीडर है, लेनिन से भी ज्यादा। उसका रेवोल्यूशन रिवाइंड नहीं हुआ, रिवर्स नहीं हुआ, कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा कोशिश जारी है। और मुझे एक दिन परवेज रशीद साहब बड़े परेशान थे कि वहां कुछ हो रहा है, कुछ इस्लामी और रिलीजियस इश्यूज हैं। मैं कहा नहीं, टर्की में कभी कमालिज्म रिवर्स नहीं होगा। क्योंकि उसकी वजह क्या है? मैं उसकी डिफेंडर औरत है। जो अतातुर्क ने तुर्की में औरत को राइट्स दे दिए हैं, वो यूरोप में भी कई मुल्कों ने बाद में दिए। मतलब जो औरत को 1923 में वोट का हक मिला, फ्रांस ने भी इसके बाद दिया, स्विट्जरलैंड ने भी इसके बाद दिया। ये वो चीजें हैं हमारा इंटेलेक्चुअल भी नहीं बताता। इवन हमारे प्रोग्रेसिव भी बायस थे। जब मैंने अतातुर्क को पढ़ना शुरू किया, एक तो राइट विंग उसको काफिर कहता है, तो दूसरे उसको पता नहीं क्या कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं। तो मैं एक और जुमला बताऊं, मेरे दोस्त थे तुर्की के प्राइम मिनिस्टर बुलंद एजीवत, तो उन्होंने मुझे बताया और मैंने बड़ा लिखा, अब आम हो चुका है, लोग लिखते हैं कि लुक मिस्टर गोइंदी, स्टालिन and Mussolini and Hitler, they were civilian and they were field marshal. जब वो आवाम में जाते थे तो यूनिफॉर्म पहन के जाते थे and they were civilians.
बट अतातुर्क जब अवाम में जाता था तो यूनिफॉर्म उतार के जाता था, और उन्होंने जो पार्टी बनाई। तो मेरा जो सफर था सियासत में, असल में मैंने ये तय किया कि मैं एक लो मिडिल क्लास से हूँ, तो मेरे पास पॉलिटिक्स में क्या ताकत होगी। ना मेरे पास कबीला है, ना मेरे पास कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना मेरे पास कोई हल्का है, ना मेरे दौलत कमाने का ख्वाब है, तो कलम हो सकता है। तो पहले तो मैं सियासी चीज़ें लिखता रहा, और लिखते लिखते मैंने बड़ी दुनिया देखी है। इन सफ़रों में मैं कॉन्फ्रेंसिस के लिए नहीं गया एलीट की, मैं खुद हसनैन हैकल को जाके मिलता हूँ, मैं खुद जाके पीलो मोदी को मिलता हूँ, जो भुट्टो साहब के बचपन के दोस्त थे, और सेकेंड डे उनका डेथ होती है। मैं ख्वाजा अहमद अब्बास को मिलता हूँ, वो मुझे कहते हैं मुझे रोज़ मिला करो, जो एक्टामा के फाउंडर हैं, जो 8 मूवीज़ के फाउंडर हैं, बरसगीर में जो शॉर्ट स्टोरीज में नंबर 1 है। तो उन्होंने मेरे पे इवन कॉलम लिखा, द लास्ट पेज, ये हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर कॉलम था ब्लिट्स में, ए काफर फ्रॉम द लैंड ऑफ द प्योर। तो पूरी ट्रेन पढ़ रही थी, तो सिख कहते ने किसी पाकिस्तानी की कहानी लिखी है। तो वो उन्होंने मेरा हुलिया बदला, क्योंकि ज़िया का दौर था, तो एक ब्राउन बालों वाला मुझे मिला, तो कैक्सी के रशियन में मैंने उसे कहा। तो वो चूंकि मार्क्सिस्ट थे, और उन्होंने 8 मूवीज उन्होंने बनाई, और ये बड़े बड़े एक्टर उन्होंने मुतारफ करवाए। तो मैंने ट्रैवलिंग में मेरे 3-4 शौक थे कि मैं दुनिया के लोगों तक पहुंचूं, ताल्लुकात बनाने के लिए नहीं, लर्निंग। उसमें मैं ऐसे ऐसे लोगों को पहुंचा जिसमें बुलंद इज्जत थे। उस पहली अधूरी मीटिंग का जिक्र मैंने किया कि जब मैं उनको मिलने गया तो वो डिटेंशन में थे, तो उनकी मिसेज ने कहा अगर आप मिले तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे तुर्की में। तो आपकी मीटिंग हो गई। तो उन्होंने इंटेलिजेंस वालों को ये बताया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि एजवत साहब की फैमिली कुछ लीबिया में भी थी जब ऑटोमन एम्पायर। एजवत साहब मेरे इतने दोस्त बने कि अभी एक तुर्क बहुत बड़ा पब्लिशर है। पाकिस्तान में पब्लिशर दुकानदार होते हैं, जब किसी, मैं अक्सर देखता हूँ ऑथर किसी पब्लिशर को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ ऑथर कमजोर है, इसलिए पब्लिशर की तारीफ करते हैं। ये बड़ी अहम, पब्लिशर दुकानदार पब्लिशर को कहा जाता है, दुनिया में पब्लिशर इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो मैंने जब लोगों से दोस्तियां बनाई अपने सफरों में, तो मेरा आर्कियोलॉजी इंटरेस्ट है, उसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव स्टडी, पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ की कल्चर, वहाँ का लिटरेचर। मैं लिटरेचर, नावल, अफसाने, शायरी का आदमी नहीं है, मैं शायरी सुनने का आदमी हूँ, नावल भी थोड़े से पढ़ता हूँ मैं। तो ट्रैवलॉग भी जब मैंने पढ़ने शुरू किए, तो मुझे पता चला कि उर्दू में जो ट्रैवलॉग इंट्रोड्यूस हुआ है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आज भी फ्रांस में भी ट्रैवलॉग अगर लिखा जाता है, या अमेरिका में भी ट्रैवलॉग, तो वो पॉलिटिकली होता है। पिटी द नेशन, रॉबर्ट फिस्क की जो लेबनान पे किताब है, वो पूरी एक पॉलिटिकल किताब है, और वो ट्रैवलॉग है सिविल वॉर का। रॉबर्ट फिस्क जो कि सहाफ़ी भी थे, अदीब भी थे, गौरी साहब बैठे हैं, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, ये इन लोगों के साथ काम कर चुके हैं, ये मेरे दोस्त हैं, तो इनको पता है कि रॉबर्ट फिस्क का क्या काम है। तो मैंने अपने सियासी सफर में अपने कलम को सहारा बनाया। मैं बड़ा हम्बली कह रहा हूँ कि मैं जंग के एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल पेज होते थे, जंग और नवाब। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मैं जंग में भी छपता था, और मैं हसन अस्करी साहब ने कहा कि आप कोई मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, उन्होंने मुझे 3 नसीहतें की कि आप दुनिया भर में जाएंगे, आप में ये पोटेंशियल है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में, ये वाली नहीं जो हमारी आलमी कॉन्फ्रेंस होती हैं उर्दू और पंजाबी की, या आलमी मुशायरे, तो आपने शॉर्ट टाइम में 3 से 5 मिनट में बात करनी है। और दूसरी नसीहत, आप एक स्पेशलाइजेशन रखें। मैंने कहा वो तुर्की है। तीसरा उन्होंने कहा इंडिया में कभी क्लैप नहीं लेना। हाँ, मैं इंडिया में बहुत जाता था, पाक इंडिया ताल्लुकात की बैकडोर डिप्लोमेसी से भी पहले, तो मैंने कभी इंडिया में क्लैप नहीं लिया। बहुत आसान है इंडिया में जाके क्लैप लेना, ये शकील साहब को समझ आ रही है। और ये मैं बात अगर सोशल मीडिया पे भी वो क्लैप ले सकता हूँ, क्योंकि फिर मैंने जो राज जाना कि कलम, फिर भी, और मेरे बारे में वारिस मीर साहब मेरे दोस्त थे, जिसकी वजह से हामद मीर मेरे दोस्त थे, क्योंकि मैं उनकी ड्यूटी पे होता था कि हामद मीर को जरा कंट्रोल करना है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मेरे से छोटे हैं हामद मीर। वारिस मीर साहब मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन्होंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी वाहिद डिपार्टमेंट है जिसके सारे प्रोफेसर कॉम्पिटेंट हैं, हामिद हसन कजरबाश हो या सज्जाद नसीर हो, तो वो मुझे खुद मिलने आते थे। तो ब्रेक के वक्त चाय पीते थे, तो एक दिन उन्होंने, वो यूं का ये स्टाइल था, यूं करके बात करते थे। तो जब वो वापस जाते थे अपने
जर्नलिज्म डिपार्टमेंट उस वक्त कहते थे वो साहब, तो वो कहते थे मैनू ना तुहाडे अंदर ना कुश्ती हुंदियां वेखदे आ। मैं कहा किहदी? कहंदा सियासी लीडर ते दानिश्वर दी। मैं कहा जी सियासी लीडर की जगह दानिश्वर मार दिया, बिकॉज आई वांट टू बी ए लीडर। मेरा आइडियल अतातुर्क, जुल्फिकार अली भुट्टो, माओ ज़ेतुंग, ये लोग मेरे आइडियल थे, जासर अरफात। तो लेकिन हुआ क्या कि लीडर मर गया और दानिश्वर जीत गया। और ये मेरा ख्याल सही जीता। और जब मैंने 2006 में मैं अभी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही हूँ, लेकिन मैंने पार्टी डिसिप्लिन को तोड़कर सियासत करने का फैसला किया और लिखना, पढ़ना, मीडिया और अपने कलम का। तो मेरी 13-14 किताबें हैं। इवन एक किताब, मुझे 2 किताबें बहुत बड़े ऑथर पब्लिश ऑफर कर रहे हैं। मतलब सर्बिया में, यहाँ चूंकि पब्लिशर दुकानदार होता है तो सर्बिया का बहुत बड़ा ऑथर है और उसका नाम है व्लादिमीर पिस्तालो, उसकी टेस्ला पे किताब है। तो उसने मुझे कहा कि आप ये मौजू, उसने मेरे से कोई डिस्कशन की 3 साल पहले, एक राइटर्स इंटेलेक्चुअल का मीटिंग थी जिसमें राइट्स एजेंसी के लोग थे टर्की में, तो आप ये किताब लिखें, मैं छापूंगा। तो मेरे ऐसे ख्वाब हैं। फिर एक टर्की में जैसे मैं लेकर रहा था कि एक नौजवान मुझे भी मिला, तो उसने मेरी बुलंद से बातें सुनी। एक बहुत बड़ी बात है उसमें, तो वो वर्ल्ड न्यूज है। तो उसने कहा यू हैव टू राइट ए बुक, कि अपने जो मेमोयर हैं बुलंद अहमद के साथ। ओह इट वाज यू हु डिसाइडेड दिस थिंग इन टर्की। तो एजो साहब से मैंने एक बात मनवाई कि फलां बंदे को आप सजाए मौत ना दें। ओह इस टेररिस्ट को और कम्युनिस्ट को आपने बचाया जो अभी 27 साल से जेल में है, जिससे अर्दोआन बात करना चाहता है। तो वो फिर उन्होंने उनको सजाए मौत हुई, लेकिन मैंने उन्हें कहा डेथ पेनल्टी खत्म कर दें टर्की में, तो उनको सजाए मौत नहीं हुई। तो मेरा ये जो सफर है सियासत का, ये सफर कलम के सफर में बदला। और मैंने जब मुझे कोई पब्लिशर कहता है तो मुझे तकलीफ होती है, मैं आपको सच बताऊं। उसकी वजह ये कि जब मैंने पब्लिशिंग शुरू की तो मेरा ख्वाब ये था कि मैं एक किताब अच्छी लिख लूंगा, 2 लिख लूंगा, अगर लिखी तो 1000 अच्छी किताबें तो छाप सकता हूँ। अभी नकी साहब ने उस दिन गाड़ी में पूछा आपने कितनी किताबें छापी, मैंने कहा मोर देन 1000 बुक्स हमने पब्लिश किया, बहुत मुश्किल किताबें। और मैंने कहा पब्लिशिंग तो एक संगे मील है मेरी जद्दोजहद का। ये काम तो पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था मेरे हवाले से, या एएनपी को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, ना उन्होंने कोई टीवी चैनल बनाया ना। तो फिर मैंने अज़ खुद किया कि एक इसका डिसिप्लिन है। मैं जरूर चाहूंगा कि मैंने जो पब्लिशिंग में सीखा है एज ए एडिटर, मेरे से कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। बड़ी बड़ी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस होती हैं, मैं उसमें तर्जमे के लिए फलां कालबगार को बुला लेते हैं, फलां एंकर को बुला लेते हैं। अभी ये भी नहीं, मैं जी एक दिन एक बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने यहीं से किताब छपवाई, तो मैंने कहा पाकिस्तान के ऑथर्स को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, पब्लिशर को। नोबडी वांट टू लर्न, मैं खुद लर्निंग करता हूँ। मैंने पब्लिशिंग जो की तो मुझे पता चला पाकिस्तान के ऑथर्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं, पाकिस्तान के पब्लिशर्स के प्रॉब्लम क्या हैं, हमारी किताब बेस्ट में क्यों नहीं पहुंचती। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं ऐसे ही अभी भी नहीं बताना चाहूँगा शायद। तो मैंने कहा, मैंने भी एनसीए के प्रिंसिपल को फोन किया, मेरे दोस्त हैं कि मैं ये चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा कहेंगे ये हमें पढ़ाएगा ऑथरशिप क्या होती है, ये हमें पढ़ाएगा पब्लिशिंग क्या होती है, क्योंकि हमें लर्निंग की स्किल ही नहीं है। हम कहते हैं हम मुकम्मल हैं, तो मार्क्स तो कहता है जो मुकम्मल है तो उसका फिर सवाल है। तो हम चूंकि मुकम्मल हैं, तो मैंने सियासत से राइटिंग की तरफ आया। मैं पॉलिटिक्स, मेरा एरिया ऑफ स्टडी जो है या स्पेशलाइजेशन टर्की, मिडल ईस्ट, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और अपना न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, मुश्किल मौजूआत हैं जो कि उर्दू में कम, मतलब मेरा इंडिया में कोई ग्रिप नहीं है। मेरे से अगर कोई टीवी वाला मुझे बुलाए या लिखवाए, मैं नहीं लिख सकता, लेकिन हमारे एंकर हर चीज पे लिख सकते हैं। आज वहाँ डायलॉग में भी वो बैठे हुए थे, तो बिलावल को ये भी बताते थे सियासी जमात कैसे बनानी है। एक लतीफ़ा जहाँ मैं बैठा हुआ था, आरिफ निज़ामी साहब, सारे लोग बैठे थे, पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई तो उन्होंने एंकर बुलाए, तो बिलावल को ये नहीं था पता मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। तो मुझे बार बार क्या बात करेंगे, सारे एंकर एंकरियाँ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा बिलावल साहब 5-5 हज़ार वोट निकले थे 2014 के इलेक्शन में, क्या इन्होंने कभी पार्टियां बनाई हैं? आरिफ निज़ामी साहब ने कहा मैं नहीं। मैं कहा आपने कभी पार्टी बनाई है? पार्टी तो सियासी एक्टिविस्ट बनाता है। तो फिर वो चुप हो गया एंकर एंकरी। मैं कहा ये सियासी कारकुनों से पूछें कि आपने पार्टी कैसे बनानी है। मुख्तसर ये
کہ میں پیور پالیٹکس سے لکھتا ہوا اپنے میرا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل سائنس اور پیس اسٹڈی کا ہے. بوسنیا میرا ایریا آف ٹاپک تھا میری کانفلکٹ ریزولوشن میں. تو جب میں نے بوسنیا کو پڑھنا شروع کیا, واز ویری پرو بوسنین پڑھنے سے پہلے میں لکھتا تھا, بلکہ جو پولیس والے جاتے تھے وہاں تو میرے کالم کے 15-20 پاکستان میں بھی جیل بھی چلتے تھے, تو ان کی ٹریننگ میں ہوتا تھا. دین آئی بیکیم پرو سربیا. اب میں پرو سربیا بھی ہوں, کیونکہ جو سربین کے ساتھ جینوسائڈ کیا گیا ہے, جو ان کے ریپ ہوئے ہیں, جو ان کی اسٹیٹ کو ڈسمینٹل کیا ہے نیٹو نے اور امریکیوں نے, وہ نہیں بتایا. تو ہوتے ہوتے میرا جو عملی سیاست کا سفر تھا وہ میں نے 2006 سے سیاسی جماعت چھوڑ دی, جو دوسری بھی تھی شہید بھٹو, اور میں نے فوکس کیا میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پبلشنگ کو فوکس کرنا. میں اچھا تو نہیں ہے بتاتا چلوں, ایک جاب ایک منسٹر صاحب نے سردار آصف محمد علی نے چھوڑی, وہ ختم ہوئی, تو انہوں نے کہا یہاں آپ اسلام آباد آ جائیں گے, آپ اس ادارے کو سنبھال لیں. اس کے علاوہ اور بھی تھیں کئی آفرز. تو میں نے تین دن سوچنے کے بعد کہا میں نے جمہوری پبلیکیشن کو چلانا ہے, میں سرکاری ادارہ نہیں چلاؤں گا, وہاں لمیٹیشن ہوتی ہیں جس کا خواب دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بڑے لوگ, ان اداروں کا سربراہ بننا. تو جمہوری پبلیکیشنز مجھے ڈاکٹر عمر بشیر جب بھی ملتے تھے, جب شام کو ہاں بھی کارنامے بتاؤ, تو میں نے بتانا کہ ہاں میں نے 30,000 چومسکی پڑھا دیا ہے, میں نے ہاورڈ زن پڑھا دیا اردو والوں کو, کیونکہ انگریزی والے بڑے سیانے ہیں, ان کا علم اچھا ہے, صحیح جو بات ہے, اردو والے کمزور ہیں. تو میرا پھر جو پالیٹکس سے, مڈل ایسٹ کی پالیٹکس سے ہوتا ہوا سفر ٹریولاگ میں آیا. میں ہوں جہاں یہ آخری بات کروں گا. تو میں نے کئی کتابیں لکھی, لوگ لکھا, کہیں اور بھی پامفلٹ لکھے, کہیں بہت کچھ لکھا. تو 2000 میں جب کووڈ آیا تو اس کتاب کے لیے مجھے 3 لوگوں نے پوری عمر کہا. ایک تھے میرے دوست سلیم آغا قزلباش, وزیر آغا صاحب کے بیٹے, میرے بچپن کے دوست, کلاس میں یار ہے کوئی نہیں تو کتاب لکھ رہا ہے سفر. اس سفر کے بعد میں نے کم از کم 100 ملک اور دیکھے, 83 کا. تو دوسرے تھے تلمیذ حقانی, جن کو سینٹر اور استاد کہتے ہیں, اور انہوں نے ان سے یہ نکلے تیری تلاش میں لکھوائی, انہوں نے ہی وہ نام رکھا نکلے تیری تلاش. اندلس میں نبی بھی انہوں نے کہا, میرے بہت دوست تھے. تو جب میں کالج پڑھتا تھا, میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا, تو وہ ٹریولر تھے, ان کے بھی ٹاپ 3 ملک فیورٹ تھے, سری لنکا, اسپین اور ٹرکی. تو کہتے تھے وہ کہڑا ملک دیکھ کے آیا, وہ فرق صاحب خبردار کوئی جالا توڑے کو شدانی چاہ کے بیٹھا, میں چاہ میں پہ یہ سفر دسو. تو ہوتے ہوتے پھر میں جب 2020 آیا تو میں نے جو میتھڈالوجی سیکھی, چونکہ میں ایڈیٹر ہوں اپنے دفتر میں, یا جہاں دفتر لاس کرتا ہے تو میں دوستوں سے پیسے مانگ کے دفتر میں ڈالتا ہوں, یا کہیں ٹی وی سے کما کے ڈال دیتا ہوں جو پوری پبلیکیشن میں. تو مجھے یہ پتا چلا کہ کتاب لکھنے کی دنیا ہی اور ہے. ابھی رات کو ایک دوست کو مشورہ میں نے دیا تھا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہوئی تھی, میں نے کہا اس کتاب کو نہیں چھاپیں آپ, تو وہ مان گئے. میں نے کہا اس کتاب میں یہ جو حصہ ہے 200 صفحے کا, یہ کتاب ہے اور یہ بہت ہٹ ہوگی. تو پھر میں نے پالیٹکس سے ہٹ کر, یعنی کہ پاکستانی سیاست, اچھا پاکستان کی سیاست کی, یا عمران خان, نواز شریف, بینی بھٹو, بلاول, کون جیتے گا, کیوں رہا ہوگا, کون اندر ہوگا, یہ تو پالیٹکس ہی نہیں ہے. تو میں نے پھر جب ٹریولاگ یہ لکھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ کتاب لکھنے کی میتھڈالوجی کیا ہے. یہ مجھے پوری عمر کے سفر کے بعد, مثلا آج کل میں, یہ آخری بات ہے, آج کل میں پنجاب پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں, وہ میں گھر بیٹھے بھی لکھ سکتا ہوں, وہ جگہ بھی میں نے 90% دیکھی ہیں. میں دوبارہ سفر کرتا ہوں تو اب لاہور پر ہر کوئی لکھتا ہے, وال سٹی, وال سٹی, وال سٹی. بیگ صاحب نے بھی کہا میرے پاس 350 شاید کتابیں ہیں, تو میں نے لاہور بھی کچھ نیا لکھا. تو اب وہ میں پنجاب پر کتاب لکھا ہوں جو کہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اپنے پہ لکھنا مشکل ہے, دلی کی کہانی لکھنا آسان ہے, استنبول کی فینٹیسی لکھنا آسان ہے. تو میں نے میتھڈالوجی سیکھی کہ کتاب کو کیسے فوکس کر کے لکھنا ہے, اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے. یہ میں نے ایز اے ایڈیٹر اپنے پبلشنگ ہاؤس میں سیکھا, اور ہمارا پبلشنگ ہاؤس ایک پورا کمیون ہے, میں مالک نہیں ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کتاب چھپی, میں کہتا ہوں جمہوری نے چھپی. میں کئی اخباروں والوں کو کہتا ہوں کہ میرا نام نہ دو, جمہوری کا نام دو. آئی بلیو ان انسٹیٹیوشن, آئی ڈونٹ بلیو ان پرسنالٹی اینڈ انڈیویجولس. تو اب میرا زندگی کا ایک ہی خواب ہے, میں اپنی بیگم, میری بیگم کی مہربانی کہ اس نے مجھے قبول کر لیا اس ٹف لائف والے بندے کو. آج صبح بھی کہہ رہی تھی, تو میں نے کہا میرا بس ایک خواب ہے کہ جو 10-20 کتابیں یا 2-4 کتابیں زندگی میں جہاں پڑھی ہیں لکھ جاؤں.
تو وہ کئی کتابیں ان میں سے ایک کتاب تو وہی جو سربیا والا لکھوانا چاہتا ہے، ایک ترکی والا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے اور خصوصاً تاریخ، تہذیب، تمدن اور آرکیالوجی، اینتھروپولوجی، بیسک سوسائٹی کے حوالے سے. یہ میری عام سی کتاب تھی. تو یہ ایسی تھی. تو اب مجھے ڈاکٹر نبیلہ کہتی ہیں میں پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرتی ہوں. بکھرتا سماج، پاکستان میں سماج کے 4-5 لوگوں نے لکھا ہے. علی عباس جلال پوری صاحب نے تو بہت لکھا ہے، یا رسم زمین بھی لکھا ہے. ڈاکٹر مبشر حسن کی کتاب 2-3 اور. میں نے کہا اب تو اس سے سخت لکھوں گا. آپ لوگوں نے مجھے اتنا انکریج کیا ہے. میرے دوست ہیں نعیم اشرف ملتان والے، وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. اور میں کشمیر گیا تو ایک وہاں پہ پارٹی ہے فریڈم موومنٹ پروگریسو، تو مجھے انہوں نے گیسٹ بلایا 3 سال پہلے. تو میرے دوست رضی حضرت دیکھ کر آ گئے کہ یہ کتاب ان کے سارے کمرے میں لکھی ہوئی ہے. یہ ہمارے اسٹڈی سرکل ہوتا ہے. تو میرا اب زندگی کا ایک ہی مشن ہے کہ میں اپنی تحریریں بھی لکھوں جو بھی ہیں وہ پیاری ہیں یا نہیں پیاری. تو اس کے علاوہ میرا کوئی زندگی کا مشن نہیں ہے. شکریہ.